नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आपको याद होगा जो G7 समिट है ये हुआ था इटली में। पीएम मोदी भी गए इटली में। और आपको एक बात याद होगी कि सऊदी अरेबिया को इवन दो इनवाइट किया गया था उस समिट में, सऊदी अरेबिया ने अटेंड करने से मना कर दिया था। नाउ अब फाइनली एक लीक्ड रिपोर्ट के बाद ये पता लगा है कि सऊदी अरेबिया और G7 कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं ये आपस में कितने खराब हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने जो G7 देश है इनको एक ओपन वार्निंग दी थी कि जो तुम लोग रशिया के साथ कर रहे हो ये मत कर देना, अगर ऐसा किया तो हम भी रिटेलिएशन करेंगे। हम फ्रांस और वेरियस अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनका डेट ओपन मार्केट में बेच देंगे। नाउ ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ब्रेव मूव है बाय मोहम्मद बिन सलमान। मैं लिटरली कहूँगा, अभी आपको ऐसे पूरा समझाऊंगा यहाँ पे हुआ क्या है, मगर कम भाषा में ये समझ लो, मोहम्मद बिन सलमान व्लादिमीर पुतिन के सामने ढाल लेकर खड़े हो गए थे। हालांकि मैं ये कहूँगा कि सऊदी अरेबिया ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अगर G7 कंट्रीज, पश्चिमी देश, अगर रशिया के साथ ये सब कर सकते हैं तो कल को सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना किसी भी कंट्री के साथ यह कर देंगे तो किसी को G7 कंट्रीज के सामने खड़ा होना था। और सऊदी अरेबिया ने एक बहुत अच्छा स्टांस लिया है। नाउ सबसे पहले आपको समझाता हूं यहाँ पे हुआ क्या है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है लिस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, हर देश के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। आप नोट करोगे इंडिया रैंक 4 पे है। हाल ही में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये $651 बिलियन तक पहुंच गया था। इट इज़ अ रिकॉर्ड। इंडिया की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व कभी इकट्ठा नहीं हुआ। नाउ ये देखकर हम इंडियंस को अच्छा लगता है। काफ़ी बार इस लिस्ट को देखकर हम सोचते हैं लॉल, पाकिस्तान कितना नीचे रह गया, हम लोग कितना ऊपर है। और बात भी काफ़ी हद तक सही है, मगर रिसेंटली जो रशिया के साथ हुआ वो देखकर जेन्युइनली सोचना पड़ेगा कि जहां पर पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, बाकी सब देश हैं और जहां पर इंडिया है, क्या इसमें जेन्युइनली एक बहुत बड़ा गैप है। अगर ये विदेशी मुद्रा भंडार G7 कंट्रीज कभी भी धर सकते हैं, क्योंकि जो G7 देश हैं इनके लीडर्स ने रिसेंटली यही किया। इन्होंने रशिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे इनको धर लिया, इनको बिल्कुल सीज कर दिया ताकि रशिया इनका इस्तेमाल ना कर पाए यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में। नाउ ये इलीगल है। आपके माइंड में इमीडिएटली आया होगा कि जिस तरीके से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हैं रशिया के भी हैं, ऑलमोस्ट सेम नंबर ही है रशिया का। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ओपनली ये सब कर लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। वर्ल्ड मीडिया ने ओपनली इस पर लिखा। कई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, इससे आगे जाकर फॉरेन रिजर्व्स पर कंट्रीज का विश्वास हट जाएगा। कंट्रीज धीरे धीरे गोल्ड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान टाइम्स का भी आर्टिकल है, सीजिंग रशिया सेंट्रल बैंक फंड्स इज इलीगल एंड अनवाइज, क्योंकि ये पैसा बिलोंग करता है रशियन गवर्नमेंट को, रशिया के सेंट्रल बैंक को। अब देखो G7 कंट्रीज ने जब ये कर लिया तब भी लोगों ने काफी आपत्ति जताई थी, मगर G7 देश यहां पर नहीं रुके। G7 कंट्रीज ने हाल ही में हुए यूक्रेन समिट और इससे पहले G7 समिट में भी ये आइडिया काफी डिस्कस किया कि काम करते हैं ना, रशिया के जो भी हमारे पास फॉरेन एसेट्स है इसमें बहुत सी चीजें हैं। रशिया का गोल्ड है, जी हाँ, रशियन सेंट्रल बैंक का गोल्ड। अब यहाँ पे आप कहोगे रशियन सेंट्रल बैंक का गोल्ड यूके में कैसे, यूएस में कैसे। इंडिया का भी बहुत सारा गोल्ड यूके में पड़ा हुआ है। रिसेंटली ही बहुत सारा गोल्ड हम वापस इंडिया में लेकर आए हैं, तो दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो रशिया के बहुत सारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, आइडिया ये लाया गया कि इनको बेच देते हैं, इन सब को लिक्विडेट कर देते हैं। टोटल इनकी वैल्यू $300 बिलियन के आसपास लगाई गई, क्योंकि कुछ एसेट्स थे जैसे कि लैंड और वेरियस और चीज़ें, उनको लिक्विडेट करने में दिक्कत आती। तो टोटल इन्होंने कैलकुलेट किया कि $300 बिलियन के आसपास का तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा लिक्विडेट करके, और वो अमाउंट धीरे धीरे हम यूक्रेन को देना स्टार्ट कर देंगे। ये अमाउंट ऑफकोर्स पहले जाएगा यूरोप के बैंक्स में, और यूरोप के बैंक्स धीरे धीरे ये अमाउंट यूक्रेन में रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। अब कितनी बड़ी बात है। इसको एक ऐसे समझ लो कि आपका पैसा है बैंक में पड़ा है, आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और बैंक ये डिसाइड करता है कि अब आपका सारा पैसा जो बैंक में है ये बैंक सीज कर लेगा और किसी और को दे दिया जाएगा, स्पेशली उस आदमी को जिससे आपकी लड़ाई हो रही। और सबसे ज्यादा फनी बात यहाँ पर यह है कि कई यूरोपियन कंट्रीज ने इस प्लान का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इलीगल है। उनका कहना यह था कि $300 बिलियन, देखिए बहुत सारा अमाउंट होता है, ये सारा अमाउंट अचानक से लिक्विड मनी में आप अगर यूरोप में डाल दोगे, चाहे यूक्रेन के थ्रू या फिर बाकी कंट्रीज के थ्रू, इससे ना पूरे यूरोप में महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत ही सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए सडनली मार्केट में
कैश ज़्यादा आ जाता है किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, तो बाकी चीज़ों के दाम प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाते हैं। तो इस रीज़न की वजह से इस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, सऊदी अरेबिया ने ओपन वार्निंग दी थी यूरोपियन कंट्रीज़ को और G7 कंट्रीज़ को कि जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा खराब एग्जाम्पल इससे तुम सेट कर दोगे, और अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे पास जो डेट है फ्रांस का, जर्मनी का, कई और कंट्रीज का, हम ओपन मार्केट में उसको बेच देंगे, तुम्हारी करेंसीज फॉल करेगी। तो ये सब मत करो। सऊदी अरेबिया ने लिटरली मैं कहूंगा रशिया को बचाया यहाँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया की वार्निंग के बाद और यूरोपियन कंट्रीज ने जो आपत्ति जताई है, इस सब के बाद डिसाइड ये किया गया कि जो ये पैसा है ना, चलो यूक्रेन को लोन में हम दे देंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, 300 के 300 बिलियन डॉलर लोन में? नहीं, 300 नहीं, 50 बिलियन डॉलर। और ये भी अमाउंट ऐसा नहीं है कि पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा लोन में। ये सारे फॉरेन एसेट्स जो रशिया के पड़े हैं फॉरेन कंट्रीज में, फ्रांस में 71 बिलियन डॉलर्स, जापान में 58 बिलियन डॉलर्स, यूएसए में 38 बिलियन डॉलर्स, इसका जो इंटरेस्ट आएगा ना, ये इंटरेस्ट ही इसका साल का निकल जाता है 3 बिलियन डॉलर्स। और ये 3 बिलियन डॉलर्स हर साल मिल जाएंगे यूक्रेन को, जब तक ये 50 बिलियन डॉलर नहीं बन जाते। इस तरीके से रशिया का पैसा आज भी अगेन हो बहुत गलत रहा है ये। और इन दी एंड देखिए, बात वही आती है, पूरी दुनिया चलती है रूल्स पर कि हम मनी की इज्जत करेंगे, हम बैंक्स की इज्जत करेंगे, बैंक्स न्यूट्रल रहेंगे, पैसा जिसका है उसको बिलोंग करेगा। जब आप ये सारे रूल्स ही तोड़ दोगे तब तो फिर अराजकता फैल जाएगी। फिर तो सिंपल एक असूल है, जिसके पास पावर है वो अपनी चलाएगा बस। तो सऊदी अरेबिया ने देखिए कोशिश करी रशियन एसेट्स को बचाने की। 100% ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट मैं ये कहूँगा मोहम्मद बिन सलमान उन गिने चुने लीडर्स में से हैं दुनिया में जिनकी मैं जेन्युइन रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि चाहे सऊदी अरेबिया में ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस देख लीजिए, या फिर इस पर्टिकुलर केस में रशियन एसेट्स को जो इन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, दिस इज़ ग्रेट लीडरशिप। मतलब सऊदी अरेबिया का जो साइज़ है, जो इनकी इकोनॉमी है, उसके हिसाब से इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करी है और ऑलमोस्ट इन्होंने G7 कंट्रीज़ को पीछे धकेली दिया था ना। मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि रशियन एसेट्स के साथ G7 कंट्रीज इवेंचुअली क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है ये टॉपिक, और कुछ अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर। आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, मोदी जी को हाल ही में रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। आपको बताना है कि इस अवार्ड का नाम क्या है, इस ट्रेड अवार्ड का नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, गोल्ड स्टार, द ऑर्डर ऑफ विक्ट्री, या फिर ऑर्डर ऑफ ऑनर। लिटरली मैंने इस पर वीडियो बनाई है, अच्छे से आपको समझाया था ये अवार्ड कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो न्यू सीजन है, इसका बैच 2 स्टार्ट हो चुका है। 8 तारीख को थी पहली क्लास, और ये बैच 10 तारीख के बाद एनरोलमेंट्स लेना बंद कर देगा, क्योंकि 10 तारीख से प्रॉपरली सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक मौका है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आपके माइंड में एक टारगेट है कि 1-2 साल में एक प्रॉपर आपको अटेम्प्ट देना है UPSC का, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन कोर्स। याद रखिएगा, इस कोर्स में होती हैं लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के होते हैं स्टडी IQ में बैचेस। जो अभी करंट बैच है, इसमें एनरोलमेंट, इसमें एडमिशन 10 तारीख को बंद हो जाएगा। तो 10 तारीख तक का आपके पास टाइम है, एनरोल करिए। यू कैन बाय दिस कोर्स, बट ऑब्वियसली जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। 1000 रुपीज से भी कम पे करके पर मंथ आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। और याद रखिएगा, ये कोर्स आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आपका साथ देगा। स्टडी IQ आपको ये भी कहता है कि प्रीलिम्स अगर क्लियर हो गया आपका, तो मेंस के लिए आप दिल्ली में आइए, आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर अगर आप अपने होम टाउन में जहां भी आप रहते हैं वहां भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। बट स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है, आइए दिल्ली में, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, और हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करिए। वी विल मेक श्योर कि आप मेंस इंटरव्यू क्रॉस करके यू रीच योर डेस्टिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।